देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त कॉम्बिनेशन किया हुआ आपने तो आज। वेल सेटल्ड फैमिली से हो ना, तो ऐसा ही होता है सारा। अच्छा, वेल सेटल्ड फैमिली से ऐसे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कल ही हमारी फैमिली के एक मेंबर ने किराए पे घर लिया है। अच्छा, माशाल्लाह कोट पहन के सुबह से मुझे कह रहे हैं डॉक्टर लग रहा हूँ मैं। सर 26 करोड़ आबादी है साड़ी ठाकुर साहब। हाँ जी, 26 करोड़ ही बीमार ने सर, और 26 करोड़ ही डॉक्टर ने सर। और क्लिनिक खाली पे ने ना, क्योंकि सारे तो एक दूजे का आप इलाज कर लेंदे ने। ये है। मसलन तुसी सिर्फ बीमारी दसनी आ ते बंदे ने शुरू हो जाना ते अच्छा की बीमारी तुहानू, अच्छा तुसी इंज करो, तुसी ना काला मसाला लैके उहदे च नमक पाओ, थोड़ा जिहा शहद पाओ, शहद पा के ते फक्का नहीं मारना, थल्ले हत्थ मारना। ले सर किसी दिन कोई भी बात कर रहे हैं ना, आप पेट खराब है, मैदे में तकलीफ है, ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो अभी तक ईजाद भी नहीं हुई। और सब तो पहले बंदे नू आके सीधा ये कह रहे ने हुंदा ना कि यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहिंदी, ते सीधी गल ही आके पहले ये कहनी है तेनू बीमारी कोई नहीं, तेरे ते किसी ने काला जादू किया है। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को। खास तौर पे हमें ज्वाइन किया हुआ है, पॉलिटिशियन हैं, एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी होती हैं, मोहतरमा जुगनू मोहसिन। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच। आप जी खुद से मैंने शेर लिखा है, जिंदगी में पहली मर्तबा आपकी शख्सियत पे। इरशाद। हर सवाल का जवाब कमाल देती हैं, भूख लगे तो अंडा उबाल लेती हैं, कोई भी जिंदगी में मुश्किल आए जुगनू मोहसिन जी खुद ही संभाल लेती। लाख बंदे भी हों फिर भी वो उसे ही चुनता है, अरे वाह। उसकी यादों में बैठ के स्वेटर बुनता है, सलाम उस शोहर को कैसर जो बीवी के तानों को भी तरानों की तरह सुनता है। क्या हाल चाल है जुगनू जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप इस स्मॉग भरे शहर में और माहौल में? सांस तो नहीं आता, लेकिन जो हालात हैं वो इंतज़ार ही में होते हैं कि इसका कुछ इलाज होगा, लेकिन इलाज नहीं हो रहा और ना ही होना है। ये ज़्यादा एक फिक्र की बात है जी, बड़ा ही ये एक तशवीश दे हमारे ज़िंदगी में इस वक्त मौका, क्योंकि देयर इज़ नो सोल्यूशन और कोई बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, कोई काम नहीं करना चाहता। और एडल्ट्स के लिए तो जो है सो है, जो बच्चे हैं जो इस स्मॉग में पल रहे हैं उनके बिल्कुल छोटे छोटे फेफड़े, और उनका क्या हाल होता होगा। अगर आपके घर में कहीं भी एयर प्योरीफायर चलता है, कोई लोग बीमार होते हैं, उनके कमरों में लगाना पड़ता है, जब उसका आप फिल्टर साफ़ करते हैं वहाँ से, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपके फेफड़ों के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका हल पीडीएम के पास भी नहीं है अभी, किसी पे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। मगर मैडम मुझे ये बताइए कि ये अब तो आपको आउट ऑफ जॉब हुए एक साइड से तकरीबन साल डेढ़ से ऊपर होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम पंजाब असेंबली से आउट ऑफ जॉब हो गए। क्यों ऐसा क्यों? आप पहली है जो कह रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्योंकि वहाँ से जो मैंने 4 साल 4.5 साल वहाँ गुजारे, पंजाबी में मैं एक मिसाल दूंगी आपको कि हाँ ते सिल रख के ते लब सी के जो वो 4 साल लंघे ने, वो मैनू ही पता है कि किवें असां लगाए ने। मगर आप तो वैसे एक तो पहले आप बड़ी ऑड आप पोजीशन में थी कि आप इंडिपेंडेंट जीत के गई थी, और आप आखिरी दम तक इंडिपेंडेंट ही रही। जी, एक्सेप्ट व्हेन एट द एंड जब हमजा की हुकूमत बनी तो उनको मैंने एतमाद का वोट दिया। अच्छा। और उस वक्त फिर मैंने उनकी हिमायत की। अभी इलेक्शन आज़ाद लड़ेंगी या फिर किसी पार्टी की तरफ से? नहीं भाई, मैंने फैसला ये किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, क्योंकि जो मेरा तजुर्बा है पंजाब असेंबली का वो बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है, और मैंने महसूस किया है कि ये असेंबलियां जो हैं आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती इन हालात में। मगर जुगनू जी आप तो हमेशा से इतनी प्रोपेगेटर रही हैं डेमोक्रेसी की, और आप ये कह रही हैं। तो अब भी हूँ, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं, वैसे आपको मालूम है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कहते हैं कि 0.9% है, लेकिन मैं समझती हूँ मनफी में है। और जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कहते हैं कि 2.7 है, लेकिन मैं समझती हूँ वो 3% के करीब है। तो इन हालात में आप खुद ही सोच लें कि एक अगर घर का निज़ाम नहीं चल सकता तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। आवाम के लिए इस मुकन्नना के पास और इस रियासत के पास पैसे नहीं हैं।
अगर मुल्क ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ यानी कि प्रॉब्लम ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ, उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं है। आपकी मुलाकात रहती थी वैसे बुज़दार साहब से? आप तो उस दौर में थी जब वो रहती थी। अच्छा, तो कैसा पाया आपने? एक कम गो शख्सियत थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे और यही कहते थे कि बीबी तुसां सही आज़ादी हो, मेरे कान दुआ कर छड़िया जे। बल्कि वो वज़ीर आला बने थे 3 साल लोगों को पुछते रहे मैं तुहानू वज़ीर आला लग रहे नहीं, उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो काम लेना एज एन इंडिपेंडेंट अपने हल्के के लिए, क्योंकि हमारा ये मंशूर था, ख़ानदानी मंशूर वालिद का, वालिदा का, ख़ानदान का, कि साडा कम पनीरी लाना, कि हम सेहत, एजुकेशन, हायर एजुकेशन ये प्रोवाइड करें लोगों को ताकि लोग एम्पावर हों, क्योंकि इतना कुछ इस माशरे ने हमें दिया है तो हमें वापस भी देना चाहिए। यही तस्कीन है, यही आकबत है संवारने का एक तरीका। तो मैंने अपने बड़ों से यही सबक सीखा। मेरे वालिद वालिदा ने कई स्कूल बनाए हमारे आबाई इलाके में, उकाड़ा ज़िला का इलाका है, हज़ारों बल्कि लाखों बच्चों को पढ़ाया। 60 साल से वो स्कूल चल रहे हैं और वो बच्चे बड़े बड़े ओहदों पे फायज़ हो गए। तो हमारी उठान इस तरह हुई, तो मैंने समझा कि सियासत भी जो है एज एन इंडिपेंडेंट लड़ना, फिर लोगों को रिप्रेजेंट करना, वो भी एक तरीके से लोगों की कम्युनिटी सर्विस है। तो इसलिए मैंने वो की ताकि मेरे बाद लोग खुद अहल हों इलेक्शन लड़ने के। और ये जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार जिस तरह हमारे ख़ानदान में लोग हैं और जिस तरह हमारी क्लास है, उनको ही बार बार उनकी तरफ लोग ना देखें, खुद अहल हों, इख्तियारात अपने हाथ में लें। इसलिए मैंने ये सब काम किया। और मायूसी बहुत हुई पार्लियामान में जाके कि जब सरकार के पास आवाम के लिए पैसा नहीं है, जैसे इंटेंशन जो होती है ना और कैपेसिटी दोनों नहीं है, तो फिर जाके पार्लियामान में बैठना और फिर रोज़ आवाज़ारी सुनना गरीब की, क्योंकि सिर्फ 2 सड़कें बनाना और 4 नाली सोलिंग वगैरह ये कर देना और 30 सरकारी नौकरियां 4 साल में बांट देना, ऐसे छोटे छोटे ये काम हैं। लोगों के लिए तो थाना कचहरी के वो यानी कि नहीं हामिल हो। ये काम पार्लियामानी काम नहीं है, पार्लियामान का काम है लेजिस्लेट करना। हम लोग तो रोज़ लोगों की आवाज़ारी ही निबटते रह जाते हैं। और जब मुझे महसूस हुआ कि रियासत के पास ना इंटेंशन है ना कैपेसिटी है टू रियली ब्रिंग सम रिलीफ टू द पॉर ऑफ दिस कंट्री, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, तो फिर क्या फ़ायदा। मगर अगर आप कह रही रियासत के पास नहीं है तो फिर ये कौन करेगा? वैसे ये करना तो चाहिए, ये सियासी पार्टियां जो हैं सारी, इनको भी और जो रियासत के इदारे हैं इनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिरकार मुल्क आवाम के साथ होता है, लोगों के साथ होता है। और जब आवाम का हाल ये हो जो आजकल है, मुफस्सल में हो या शहरों में हो, जिस तरह भी है, तो इस तरह फिर आप सोचें कि कैसे कामयाब हों ये ममालिक जहाँ पर ये हालात हों। वैसे भी मैं तो कहना 2 महीने ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। मैं 9 साल तो शो कर सकते थे, ये नहीं कुछ कर सकते। शो में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, फिर मुल्क में भी यही होगी। आप फिक्र ना करें, कॉमेडी हो ही रही है। हाँ, एक कॉमेडी का तसलसल जारी है। कॉमेडी ऑफ हॉरर्स हो रही है, ये अलग बात है। मगर मैडम मुझे बताएं, आपकी तो जीती हुई सीट है, अब इलेक्शन का सीजन आ गया, हम सोच रहे थे कि आप तैयारी में होंगी दोबारा, आप कह रही हैं मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं तैयारी में हूँ, यानी कि मैंने अपना पैनल इंशाल्लाह देना है। मैंने अपनी जीती हुई सीट पे अपना एक कारकुन खड़ा किया है, वो आम आदमी है, गरीबों का बच्चा है, उसको मैंने 15 साल ट्रेन किया है, बिल्कुल आम लोगों में से है, और उसको मैंने अपनी सीट पे खड़ा किया है। पूरे तरीके से उसकी मैं इलेक्शन कैंपेन लड़ रही हूँ, उसको मैं फाइनेंस भी कर रही हूँ, उसको मैं ऑर्गेनाइज भी कर रही हूँ। वो ख़ुद बड़ा मुतहरक है और हमारे साथी अल्लाह की मेहरबानी से जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी लीड से पहली दफ़ा एक खातून को एक बैकवर्ड एरिया में जिताया, वो सब हमारे साथ हैं। और अल्लाह करेगा, और अगर अवाम ने चाहा तो वो लड़का जीतेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो लड़का आपके क्या बच्चों में से है कोई? जी नहीं, मेरे भाई भतीजे वगैरह में इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। आपके खानदान का लड़का ही नहीं और आपने जीती हुई सीट उनको दे दी है? मैंने जीती हुई सीट अपने कारकुन को दी है जो सबसे ज़्यादा अहल है उस जगह में, क्योंकि वो बड़ा मुतहरक है। 15 साल हमने। ये आप कैसे कर रही हैं? ये आपको अजीब नहीं लग रहा? ये सबको करना चाहिए वासे, ये सबको करना चाहिए। ये जफियाँ डाल के सीटों को नहीं बैठना चाहिए, किसी और को भी मौका देना चाहिए और आवाम को बाइख्तियार करना चाहिए। हम स्कूल क्यों बनाते हैं? लोगों को, बच्चों को बाइख्तियार करने के लिए। इसी तरह ही ना एम्पावरमेंट क्या होती है? एम्पावरमेंट यही तो होती है कि आइए अपना हक संभालिए। वी आर द ब्रिजेस फ्रॉम वूम पीपल हैव टू क्रॉस ओवर। हम जैसे लोग, मैंने तो अपने आप को समझा कि मैं तो अवेलेबल थी, मैंने अपने आप को, आई मेड श्योर दैट आई वाज अवेलेबल। लेकिन हमारे जो रिश्तेदार हैं, ये जो लैंड ओनर्स हैं या जो बड़ी अशराफिया जो अब बन गए हैं,
सियासतदान, वो तो गरीब लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं होते, वाह वाह वाह, कभी भी अवेलेबल नहीं होते। क्या बात है। ये बताएं मैडम कि मियाँ साहब वापस आ चुके हुए हैं, आपकी मुलाकात हुई उनसे? अभी वापसी के बाद नहीं हुई, बट लंदन में फ्रीक्वेंटली मुलाकात लंदन में हमने देखी भी थी, आपकी तस्वीर भी एक उनके साथ थी वहाँ पे। मुझे एक बात बताइए, आपका इंटरेक्शन और दोस्तियाँ पिछले, बल्कि अब तो सारे हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, सबके साथ रही हैं, आपने तब भी पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की? नहीं, मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन की बिकॉज आई वाज अ जर्नलिस्ट बेसिकली, तो मैं एक सहाफ़ी हूँ ना। और मैंने अपने वालिदैन का जो ये कम्युनिटी वर्क है जो उन्होंने हमारे आबाई घर में किया, जब वो ज़ईफ़ होना शुरू हुए तो मैंने वो कम्युनिटी वर्क संभाला जाके 2008 में। आप पीपल्स पार्टी लीडरशिप के साथ इतना करीब रही, आपने उनको जाना वहाँ से, मियाँ साहब वगैरह के साथ आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी सलाम दुआ है, खान साहब को आप जानती थी, मतलब कोई एक पार्टी ने आपको कहा नहीं? आई एम श्योर उन्होंने कहा तो बहुत है कि आप हमारी तरफ आएँ, ज्वाइन करें हमारी तरफ से, यू स्टिल डिडंट फील लाइक ज्वाइनिंग एनी वन ऑफ देम, नोइंग देम पर्सनली इवन? वैसे ऐसे नहीं है, जी भी चाहता है कि इंसान जिसे कहते हैं एक अच्छे ग्रुप के साथ वाबस्ता होके और जो बाकी मुतहरक ज़िंदगी है वो गुजारे, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देखे बगैर आप कैसे हामियाँ भर सकते हैं? यू सी, जब आवाम को देने के लिए ख़जाने में कुछ नहीं है, जब आवाम को आप हुकूक तक नहीं दे सकते, आजकल जो हालात हैं ग्रास रूट्स पे, वो मैं आपको बयान करना शुरू करूं तो मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं? मैं काफ़ी देर से एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि मसलन सियासी बातें तो होती रहती हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि नजम सेठी साहब ने आपसे उधार पैसे लिए और वापस ना किए हों? नहीं, हमारी जो है ना वो एक म्यूचुअल फंड है, यानी कि हमारा जो सारा सिलसिला है वो दैट्स म्यूचुअल, ठीक है। यानी कि एक ही ख़जाना है, उसमें से जो मैं करूँ वो जो करे वो इट्स द सेम थिंग। नहीं तो कभी लड़ाई होवे ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। इन्हां गल्लां ते लड़ाई नहीं होंदी, इन्हां गल्लां ते बल्कि अल्लाह दी मेहरबानी लड़ाई होई नहीं, टच वुड। लेकिन सर पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार रहा है, मतलब नजम सेठी साहब बहुत याद आए ने, अगर वो ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ कदी ना ਹੁੰਦਾ इस तरह, हाँ जी कदी ना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ कि ठीक करो, वो बेचारे आंदे ने इतनी मेहनत करते हैं वास्ते, इतनी मेहनत करते हैं, उसको ठीक करते हैं, मेरिट पे काम करते हैं, लोगों के साथ मशवरा सलाह करके काम करते हैं और वो क्रिकेट को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। जी सर, PSL का ब्रांड $multi-million ब्रांड नजम सेठी ने बनाया, ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट वो वापस लेके आए, चैंपियंस ट्रॉफी नजम सेठी के दौर में जीता गया। जब वो बन जाता है और कैश रिच हो जाता है तो फिर जनाब सबके रालें टपकनी शुरू हो जाती हैं और किसी और को ले आते हैं, वो बर्बाद कर देता है, फिर सेठी साहब को कहते हैं ठीक करें, फिर उसी तरह कैश का वो बन जाता है, उसको फिर लूटने के लिए दूसरे लोग बिठा देते हैं। और नजम साहब जुगतां बड़ियां करते हैं सर, उन्होंने खिलाड़ी ने कहा जी पिच खराब है, कहते मेरे को रूला हुंदा, आप कर लो सही गल। मैम अगर नजम साहब से आप कभी नाराज हो जाएं तो उन्हें डायरेक्ट खुद बताती हैं, उनकी चिड़ियों से शिकायत करती हैं? हमारी रिलेशनशिप बड़ी एक डायरेक्ट इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, हम एक दूसरे के साथ हर बात करते हैं और बताने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो वहीं नमूदार हो जाती है, नाराज़गी जो भी होती है। नहीं नहीं मनाता कौन पहले, चले ज़िंदगी की कुछ बातें होती है ना, जो भी डिसएग्रीमेंट होती है उसके बारे में बैठ के आपस में बात करते हैं, आमने सामने बैठ के। अगर उनका मौक़िफ़ सही होता है तो मैं मान जाती हूँ, अगर मेरा मौक़िफ़ सही होता है तो वो मान जाते हैं। तो इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप। ये रिवायती रिलेशनशिप्स में होता है कि जी रूठ जाना फिर मनाना, ऐसी कोई बात नहीं होती। वेलकम बैक टू गपशप। ये बताएं मैडम, आप जर्नलिज्म की वजह से आप पे मुख्तलिफ अदवार में ये जितने आपके अब पॉलिटिकल लीडर्स जो अब जान पहचान वाले हैं, इन सब ने आपके साथ काफ़ी इख्तलाफात भी रखे हैं। जी हाँ। वेदर इट वाज पीपल्स पार्टी, आई थिंक सबसे लीस्ट शायद पीपल्स पार्टी ने किए होंगे, मगर मियाँ साहब के साथ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्त इख्तलाफात हो गए थे, खान साहब के साथ भी बहुत सख्त इख्तलाफात आपके हुए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप लोगों की सुलह हो गई, खान साहब से सुलह क्यों नहीं हुई? खान को नजम और मैं हमेशा से जानते हैं, क्योंकि जो लाहौर की इशराफिया इज़ अ थिन क्रस्ट। बिल्कुल। तो हर एक के घर में आना जाना वगैरह वगैरह। खान की बहनें मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो हमारा जो स्कूल फ्रेंड्स का होता है, कभी एक दूसरे को मिल लेना वगैरह वगैरह। और खान साहब मेरे कज़न्स के साथ HSN में पढ़ते थे, बल्कि खान साहब हमारे फार्म पे आके एज अ टीनेजर व्हेन ही वाज एट HSN तो आके क्रिकेट भी खेला करते, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि पाकिस्तान की बड़ी टीमें आके वहाँ खेलती रही हैं। मेरे वालिद मरहूम को बहुत शौक था क्रिकेट का, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे मेरे वालिद, और वहाँ वो कैम्ब्रिज के लिए खेलते थे क्रिकेट। सो ही हैड अ ब्लू फ्रॉम कैम्ब्रिज जैसे कहते हैं। तो वी नो हिम सो वेल, वी सोशलाइज्ड विद हिम, नजम एंड आई। खान साहब की जो इश्यूज़ हैं वो
उनके खूबियों के भी मालिक हैं। हर इंसान खूबियों का भी मालिक होता है, खामियों का भी होता है। लेकिन खान साहब में एक मेंटली उनका एक ब्लॉक आ जाता है। वो फिर इंसान ब्लॉक के साथ आप जिंदा नहीं रह सकते। यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। आपका जहन वसी तौर पे खुला होना पड़ता है, क्योंकि हालात बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, एक फितरी अमल है। लेकिन जब वो एक चीज़ का फैसला कर लेते हैं ना कि ये ऐसे है, ब्लैक और वाइट, नुआंस जो होता है ना, ग्रेज में, ज़्यादा ज़िंदगी तो ग्रेज में ही होती है ना वासे। ही कांट चेंज हिज माइंड देन, सो ही गेट्स स्टक ऑन समथिंग। अब फैसला कर लिया कि जी ये सेठी साहब जब अबूरी हुकूमत में 2013 की जो अबूरी उसमें उस दौर में उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं जी इन्होंने रिगिंग की है एज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ऐसा काम करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस ज़माने में इमरान की नजम के साथ रोज़ फ़ोन पे बात हुई, यार ये कर दो, ये कर दो। मेरा मतलब ये है कि सॉरी, वो मैं फितरी तौर पे नकाल हूँ, आई कांट हेल्प इट। और अभी भी मैं जब अपने हलके में जाती हूँ और मैं अपने जो कारकुन है उसके लिए मैं जलसे जब करती हूँ तो हम सारी बात अपनी करते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने रिप्रेजेंटेशन लेनी है, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये बंदा है जो तुम्हारे अंदर सारा वक्त यहाँ खड़ा होगा और हाजिर होगा। और फिर मैं एंड में ये हमेशा कहती हूँ कि इस बंदे का जो आम बंदा है, आप में से है, इसका कैंडिडेट ही बनना जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और आखिर में मैं कहती हूँ तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो जलसों में भी हम कर जाते हैं ऐसी बात। खैर, मैं इमरान की बात कर रही थी। जब वो एक फैसला कर लेते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ अ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या प्रेजुडिस कोई, तो उससे फिर वो टस से मस नहीं होते। तो फिर उनको कौन समझाए कि भाई ऐसे नहीं है। मगर ये क्योंकि इसलिए अजीब है, मियाँ साहब के साथ जो आप जो सेठी साहब का और मियाँ साहब का जो 98 में हुआ था वाकया, वो बहुत ज़्यादा 99 में सॉरी, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम का है। उस तरह का कोई वाकया नहीं है जो नहीं। खान साहब ने कोशिश बहुत की है अपने 4 साल में, कोशिश बहुत की सेठी साहब को तंग करने की। 2 साल वो ऑफ एयर भी रहे हैं, मेरे साथ भी बड़ा इम्तियाजी सलूक होता रहा पार्लियामान में। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि बेज़रर इंसान थे बुज़दार साहब। लेकिन जब खान साहब को पता चला कि बुज़दार साहब मुझे फंडिंग कर रहे हैं मेरे हलके के लिए, तो उन्होंने कहा क्यों, ये जुगनू मोहसिन को पैसे जा रहे हैं मेरी हुकूमत से, स्टॉप इट। उस वक्त फिर आखिरी साल में वो बंद हो गए। लेकिन मियाँ साहब की बहुत एक खूबी है, वो ये है कि बड़े दिल के मालिक हैं। एक ये, दूसरी ये कि ही इज़ ऑल्सो ओपन माइंडेड, यू कैन टॉक टू हिम, आप बात कर सकते हैं। मुझे एक दफ़ा कहने लगे, हाल ही में कहने लगे कि तुसी अपने दिल दी गल कर देंदे हो। तो मैं कहा जी मियाँ साहब क्यों नहीं, कि नहीं अच्छी गल है तो बुरी गल भी है, यानी कि सुनने का वैसे मादा उनमें है। अजीब लगता है सवाल पूछना कि कौन सा मियाँ बेहतर है, मगर वैसे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में से आपने किसको बेहतर पाया? बड़े मियाँ साहब छोटे थे सीधा कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर नो कमेंट कर दें। आए हाय, ये क्या बात हुई, इतने आपने कमेंट किए तो ये इस बात पे आके आप बस यहाँ पर नो कमेंट कर दें आप। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड पिछले 16 महीने 18 महीने में रहा है, वो खुद ही बोलता है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। अभी वैसे आप क्या कहती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म होंगे, तो शहबाज शरीफ साहब क्या फिर लाहौर के डीसी लग जाएंगे? ये तो जो आप बात करते हैं ना कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, यही तो आजकल की जमहूरियत का अलमिया है कि क्या हमें 6 महीने पहले ही पता है कि क्या किसने वज़ीर आज़म बनना है? अभी इलेक्शन होना है। नहीं, अगर जीते तो इस तरह कहिए ना कि अगर जीत गई नून हाँ, लीग अगर जीत गए तो फिर देखें उनके केसेस हैं, वो अपने केसेस भुगत रहे हैं, केसेस भुगतने के लिए वो आए हैं, और जो अदालत फैसला करेगी मेरा ख्याल है मियाँ साहब को मनोवन वो कबूल होगा। मगर चले मैं इसको इस तरह पुट कर देता हूँ, उसके सवाल का एक आसान वर्जन। अगर नून लीग जीत जाती है तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब को? आपने ये बात की है तो ये आपका प्रोग्राम तो है लाइट, लेकिन संजीदा बात, संजीदा सवाल का संजीदा जवाब ही बनता है ना बच्चों। इज़ दैट राइट? ऐसे ही है ना। तारीख़ अगर आपने पढ़ी हो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत के इलेक्शन आए थे, ठीक है, और जब वो जीत के इलेक्शन आए उन्होंने गलतियाँ भी की, अच्छे काम भी किए, बहुत से अच्छे काम किए। जब वो नाकबूल हो गए, यानी कि वो उनकी कबूलियत ख़त्म हो गई रियासत के इदारों में, तो जब वो गए पस मंज़र से तो फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, ठीक है। जब बेनज़ीर भुट्टो
कबूल नहीं होंगी, जब वो चली जाएंगी तो फिर आसिफ जरदारी मिलेंगे। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक पार्टी बनाई, अपनी जमहूरी उन्होंने जिद्दोजहद की, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद मियाँ साहब ने जमहूरियत का अलम पकड़ा रखा। उस दिन से 93 की बात मैं कर रही हूँ। उसके बाद ही इज़ बीन अ डेमोक्रेट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो जब वो कबूल नहीं होंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही आएंगे। ऐसे ही है ना। انا سامي لا 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 اذا ما في مشكله يا حبيبي انت تكلم بعدي لا 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 خلي انت تكلم السلام عليكم بعدي يا चौधरी आहिस्ता आहिस्ता। मेरे लिए यहाँ कोई जगह बनाओ यार, मैं नहीं अब इसके साथ रह सकता। क्यों? यार अजीब से अजीब ऐसी बात करेगा जिससे मुझे खार आ जाती है। क्या बात की इसने? कल हिमायत है هذا النفر ما في कोशिश يا चौधरी कहते जी मैंने शौक से फिल्म च काम करन ने एक फिल्म नहीं मैंने कराई। يا بريش انا नहीं مقيا شوف لم ادوك في هذا بالفيلم اي कहते भी किसी फिल्म च मैंने मैं लैके भी नहीं गया, किसी मिलान भी नहीं लै गया, कोई फिल्मी सितारा ही नहीं मैंने मिलाया कभी। ولم تقوموا باختياري في اي مسرحيه कहता जी कभी कोई ड्रामा ना विखाया ना मैंने ड्रामे च काम लैके दिता। لا ما في नहीं कहते कुछ भी नहीं किया इन्हें मेरे वास्ते। ايوه ولم ياخذها في الى العرض الصباحي कहता जी सुबह के जो मॉर्निंग शो चलते ने मैंने एडा शौक सी उन्हें बहन का, वो भी एक नहीं कराया इन्हें 3 महीने। ايوه ظاهر انا فكرته कहता मैं एक गल सोच ली हूं बस तो मैं फाइनल कर लिया। يا चौधरी कम आदद कनात इखबारियत في पाकिस्तान कहता जेडे न्यूज़ चैनल नहीं पाकिस्तान च चल रहे इत्थे मैं अपना प्रोग्राम लॉन्च करने लगा। ओके। ايوه दहीन برنامج الخواي في الخازي कहता जी मैं बड़ा खास प्रोग्राम करांगा, स्पेशल प्रोग्राम करांगा और सब तो अलहदा प्रोग्राम करांगा और अलहदा वेरिएशन लेके आऊंगा। ओके। ايوه लेकिन करना किदे नाल है? فقط اونلي واحد نفر कहता बस एक बंदे के साथ करना चाहूंगा। किसके साथ? هذا نجم سيتي نجم هذا سيتي। النفر 100 والله कहता यार वो मैंने बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ ولا انا اسوي شكلا جديده कहता जी मैं उन्हें शक्ल ही अलहदा कर देनी है, जिन्ने प्रोग्राम चल रहे हैं सब तो मुनफरिद नजर आएगा। बिल्कुल। ايوه هذا डायलॉग मालूम في اخبرني طائري कहना उन्होंने तो डायलॉग याद है कि वो जरा कहते हैं कि भाई चिड़िया से मुझे पता चला है, अब वो ये नहीं कहेंगे, अब वो कहेंगे हाथी पैगाम लेके You have come at just the right time. ايوه Yes. We have got Mr. Najam Sethi's wife over here, Jugnu Mohsen. اهلا وسهلا مرحبا. والله هذا المدرس والله اهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد بس لله. انت هو معلوم عربي ما شاء الله. انت في شغل في المدرسه؟ وي وي تمام صح. हम आई ओह माय गॉड यार क्या ايوه बात है। ايوه ايوه يا حبيبتي ايوه ايوه. انا شيخ وزن بن ذره. वजन बिन जर्रा। والله والله العظيم والله. मेरा नाम अजफर बिन ما वराय। شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. माशाअल्लाह। माशाल्लाह। आदमी मालूम انت ما شاء الله معلوم عربي. बाजी वो भाईजान से हमारी बात करा दें ताकि ये प्रोग्राम शुरू कर लें और मेरी नौकरी बच जाए। मैं आपका ज़रूर सारा अरेंजमेंट उनके साथ करवा देती हूँ और वो शो भी करेंगे, फिर इनके साथ ही करेंगे। मुझे अरबी इसलिए आती है, मैं आपको भी बता दूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी इंग्लैंड में, A लेवल्स में कर रही थी, तो एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में वहाँ पढ़ती थी। हाँ, तो मेरे साथ अरबी लड़की पढ़ती थी एक, अच्छा। उसका नाम था नाहिद सालिम। हम उसको बुलाएंगे नाहिद सालिम, लेकिन उसका नाम था नाहिद बिन्त सालिम। अच्छा, अब वो चुप चुपीते बाप को बताए बगैर ऑब्वियसली वो फुटा खा जाती थी हर सैटरडे नाइट को। और मैं क्योंकि नई नई लाहौर से आई थी तो मैं टेलीफोन ड्यूटी पे होती थी, क्योंकि उस वक्त मैनुअल टेलीफोन्स होते थे। तो वो मुझे कहती थी कि देखो मैं आऊँगी संडे नाइट को वापस, मेरे अबोई का फ़ोन आएगा, मेरे वालिद का फ़ोन आएगा, तो तुम ज़रा मेहरबानी से कोई कहानी उनको सुना देना, सेटिस्फाई कर देना, और मैं तुम्हारे लिए केक ले आऊँगी, मैं तुम्हारे लिए फ़लाने बिस्किट्स ले आऊँगी, ये वो। मैं फिर रिश्वत ले लेती थी उससे। तो खैर मैं जब फ़ोन बजता था तो मैं फ़ोन उठाती थी, तो मैं कहती गुड इवनिंग, आगे से कहती अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बदवी हसन, कहती थी। फिर उसको वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ जुगनू मोहसन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अल्लाह वल्लाह अज़ीम, मुस्लिम सिस्टर ऑफ नाहिद। मैंने कहा यस यस इंडीड, मुस्लिम सिस्टर ऑफ नाहिद, वेयर नाहिद इज़। तो मैंने उसको कहा कि सोच के थोड़ा सा, Aboy of Nahid. Nahid is in a prefects meeting. तो उन्होंने कहा Wallahi al-Azim, Nahid is prefect. Wallahi al-Azim, wonderful news, my daughter, wonderful Nahid is prefect. You have given me good news कि मेरी बेटी प्रीफेक्ट बन गई है, कि तुमने मुझे कितनी अच्छी खबर दी है। उस वक्त एक परफ्यूम होता था फर्स्ट बाय वैन क्लीफ एंड आपेल्स, वो मुझे बहुत शौक था उसका। तो Aboy Nahid, just one bottle of Van Cleef and Apples first, or the perfume please. Yes, I'm sending tomorrow. So give salam to Nahid and tell her to call me later. I said yes, certainly.
ਉਹ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕ ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਹਿਦ don't make me lie so much. أبو لا حبيبتي حبيبتي you're my friend حبيبتي thank you شكرا ਲੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैंने अरबी सीखी। هذا هو كل ستوري انا معلوم واحد شيء ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈਗੀ ايوه ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ। ايوه ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰਫਿਊਮ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। रेडी 1 2 3 4 ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਆ ਰਹੇ ਆ? किधर से? यूके ਤੋਂ। अरे ना करें यार। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। जैसा कि ਚਾਰਲਸ किंग चार्ल्स। ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ। ओह गॉड। ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਂਜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਬਾਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ। किसने कहा मामू? ਚਾਰਲਸ ਨੇ। किंग चार्ल्स ने आपको मामू कहा? हाँ जी। अच्छा मैंने कहते हैं मामू कल का दिन याद है? मैं क्या 75 बर्थडे। कहते हैं मामू वैसे कमाल है, आप याद रखते हैं हमेशा। हाँ। मैं क्या मैं बोल ही नहीं सकता, बाजीरो ने प्यार ही ना दिता मैनू। बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰਾ ਭੇਜ। अच्छा ਉਡਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਲੱਤਾਂ बकिंगम पैलेस के ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ओ यस ਯਾਦ ਹੈ 10 ਮੂੜੇ ਮੈਂ ਚਨੇਓਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਬਾਜੀਰੋ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। I know। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਬਰਥਡੇ ਦੀ कि किंग चार्ल्स की ਕਿਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? किन्ने? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਏ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। क्या फील? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਐਂਡਰਿਊ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਰਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਮੂੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਤਾਓ ਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਯੈਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा प्रिंस वगैरह ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਐਨ ਨੂੰ, ਐਡਵਰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੰਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡਵਰਡ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਲਮੋਰ ਕਾਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਮੋਰ ਕੈਸਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है। ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਾਂਗੇ। ओके ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? अच्छा उसका भी मसला है? जी। मैं क्या पुत्र की हुआ है? वो क्या? उन्होंने क्या पूरी महल की जो छतें हैं ना, बारिश होती है तो सारा पानी बेडरूम में आ जाता है, सारा मेरा फर्नीचर खराब हो जाता है। ठीक है। वो फिर मैं उन्होंने प्रिंस ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਡਵਰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ 350 ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਟਾਓ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। वैसे वासे अगर इजाजत दें जी जी तो मामू की बातें सुन के मुझे एक किस्सा याद आया। जी जी मेरी मरहूम दोस्त आसमा जहांगीर बताया करती थीं कि एक ज़माने में अहमद रज़ा कसूरी साहब हुआ करते थे। उनके वालिद नवाब कसूरी थे। शुरू की बात है जब मलिका एलिज़ाबेथ की कॉरोनेशन हुई थी, तो वो लंदन गए तो वहाँ से वापस आए। उनका उर्दू में लहजा होता था, तो कहने लगे कि मैं आपको अपना लंदन का किस्सा सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी इरशाद। तो उन्होंने कहा कि मैं दीमाल लंदन पर चहलकदमी कर रहा था। उतनी देर में मलिका ने झरोके में से झांक के देखा, क्योंकि बकिंगम पैलेस पॉल मॉल पे है ना, तो मैं दीमाल लंदन पर चहलकदमी कर रहा था। उतनी देर में मलिका ने झरोके में से झांक के देखा और कहा, आए नवाब तुम कहाँ? मामू की बात, आए नवाब तुम कहाँ? सर तो 150 बंदा भेजा है
मैं क्या छत्ता ले के आओ। अच्छा। उन्होंने कहा मामू इसका खर्चा आप ही देंगे। हाँ। तो फिर मैंने साइड पे जाके कहते ना मामू सिंगल मैंने आपके साथ जरा चाय पीनी है। अच्छा। वो फिर साइड पे जाके चाय पीते। अच्छा, इसके बाद मजीद और कोई बात? मैंने कहते मामू दुआ करें नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर लग जाएं। अच्छा। मैं क्या क्यों? कहते नहीं इंशाल्लाह कहें। अच्छा। मैं फटाफट क्या इंशाल्लाह घबरा गया मैं। मैं क्या क्यों? कहते ने जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ना फिर नहीं इतने होंगे। इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि as Prince Charles would say, I'm afraid Mahmoud doesn't have the record straight. Because when Mia Nawaz Sharif was in London, I went to see him as Prince Charles, as Prince of Wales at the time. And I brought him a cup of wonderful honey that I had made on my farms. और ये हकीकत है, मियाँ साहब की मिजाज पुरसी करने शहजादा चार्ल्स, उस वक्त शहजादा चार्ल्स थे, अब बादशाह चार्ल्स बन चुके हैं, उनकी मिजाज पुरसी करने गए थे लंदन उनके घर में, और साथ अपने एक शहद, ऑर्गेनिक शहद जो उनके फार्म्स पे बनती है, उनको जाके तोहफे में उन्होंने दी थी। तो उनकी मुलाकात ठीक ठाक है, जानते हैं। देखें हाँ जी, बड़ी गपशप है। जिस तरह मामू के लिए लंदन इज अ सेकंड होम, बिल्कुल। तो सारे सियासत, बीबी शहीद भी वहाँ रहती थी, और खान साहब तो आपको पता ही है कि वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़े, क्रिकेट खेले, और वो बड़े मकबूल थे वहाँ पर। बिल्कुल, ये लंदन का बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहा है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। जी, एक्चुअली लंदन जो है ना, वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर एग्जाइल में, यानी कि जब जला वतन होते हैं कई सियासतदान सारी कॉमनवेल्थ से, वेदर अफ्रीकन हो, अरब हो, इवन ईरानी लोग, और ऑफ कोर्स बड़े सगीर से, तो हमेशा बहुत लोग लंदन जाके मुकीम होते हैं क्योंकि वहाँ पर पनाह मिलती है। बाजी उन्होंने मैं बड़ा फैन पूछो क्यों? क्यों? 1 अप्रैल ਨੂੰ नून लीग छड़ी। हाँ। 1 मेरी बर्थडे है ना। ओ अच्छा। बाजी ਨੂੰ पता सी भी मेरे भरा दी बर्थडे है जी। उस दिन ही इट हैज बीन त्रिगड़दाम। अच्छा। हाँ जी, तो हम माशाल्लाह बाजी केड़ी पार्टी चो? मैं कोई पार्टी नहीं छड़ी जी। मैं आज भी समझनी आ कि मियाँ नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद दे बाद जमहूरीयत के अलंबरदार ने पाकिस्तान दे। वो एक शख्स है जड़ा कि जमहूरीयत का अलंबरदार है इस मुल्क दे विच, और मुझे मालूम है कि मियाँ साहब को जमहूरीयत की लगन है, और उनको तकलीफ़ भी होती है जब जमहूरी कायदे और क़वानीन ये सारे, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट हुई है वहाँ से ओवर सो मेनी ईयर्स, उनको लगन है जमहूरीयत के साथ। तो मेरी उम्मीद यही है कि वो ज़रा थोड़ा सा सोचेंगे और देखेंगे कि अब पाकिस्तान को सबको मिल के इस डगर से कैसे आगे लेके जाना है, क्योंकि ये काम जो है ना वो एक बंदे का नहीं रह गया। ये तमाम इदारे, तमाम जो स्टेट्समैन है, स्पेशली एल्डर स्टेट्समैन लाइक मियाँ नवाज शरीफ, लाइक जरदारी साहब, इनको चाहिए कि ये सब मिल के, मौलाना फजलुर रहमान और भी जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, सिंधी लोग हैं, उनको चाहिए कि सब इकट्ठे बैठ के इस मुल्क की जो हालात हैं उनकी एक रास्ता निकालें, और इदारे भी साथ शामिल हों। इसके बगैर गुजारा नहीं। आपको मैंने बताया, देखिए मैं हुने डिनर ते जाना ना मियाँ साहब वाल, मैं बाजी दी फोटो दिखाऊंगा। आपको बाजी से पूछना पड़ेगा, मेरे तो बगैर डिनर नहीं करते भला। क्यों? सैलड मैं बनाना है ना। मैम कैन यू हैव वन सेल्फिश प्लीज? सेल्फिश नहीं, सेल्फी प्लीज। सॉरी मैं भूल गया सर, घबरा गया सा असल च। माशाल्लाह यार बाजी और मेरे तो भी प्यार है। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल कौन पहले पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलवा मकसूद है। मेरा मैम जुगनू मोहसिन से क्वेश्चन है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, लाइक जो आपके बेटे हैं वो सिंगर हैं, तो सिंगिंग के मुतालिक उन्होंने कभी आपसे कोई एडवाइस लिया है? दैट्स अ लवली क्वेश्चन एंड सलवा थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। मुझे गज़ल का ख़ुद बहुत शौक़ है, और हम जब बच्चे थे तो हमारे घरों में गज़ल की महफ़िलों का एहतमाम होता था। फ़रीदा ख़ानम साहिबा आया करती थी, रोशन आरा बेगम साहिबा आया करती, वो तो खैर पक्का राग गाती थी। हम लोग सब चांदनियों पे बैठ के बच्चे सुना करते थे उनको, तो उस वक्त से गज़ल का शौक़ है। फिर बड़े बड़े शायर भी हमारे घरों में आया करते थे, तो उनका कलाम भी हमें पढ़ने को मिलता था। मेरी नानी इकबाल की साथ उनकी दोस्ती थी एक्चुअली, क्योंकि नानी मेरी बाज़ार हकीमा भाटी दरवाज़े की रहने वाली थी, फ़कीर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, और अलामा भी वहाँ। तो इस किस्म का वो रिवायती तौर पे चला आ रहा था, उर्दू अदब के साथ एक लगाव और फिर म्यूज़िक के साथ एक लगाव। तो हमेशा घर में गज़ल लगी होती थी या पक्का राग लगा होता था। तो जब से अली पैदा हुआ है उसने सुना ही है कि कभी कवाली सुनी जा रही है और कभी राग और कभी गज़ल हो। ही वॉज़ अवेयर कि ये इब्ने मरियम हुआ करे कोई, ये जो अलामा की है। फिर उसके बाद फैज़ साहब की जो शायरी है उसके बारे में भी उसको सब, चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, रंग बदले किसी सूरत शबे तन्हाई का, ये उन्होंने मरसिया लिखा था फैज़ साहब ने।
अपने एक बड़े करीबी दोस्त के बारे में। तो अभी आप गा भी लेती हैं? नहीं, मैं गा नहीं सकती, गाने की नकल उतार लेती हूँ। साइंसी तौर पे कहते हैं कि जो नकल है और जो गाना है वो, यानी कि आप उसको तसव्वुर करें एज अ कॉइन, वन इज़ वन टैलेंट वन साइड एंड द अदर इज़ द अदर। यानी कि इफ़ यू आर अ नकाल, अली नकाल भी बहुत अच्छा है, मीरा भी बहुत अच्छी नकलें उतार सकती है, और मीरा की आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन उसने कभी उस शौक़ का इजहार नहीं किया। अली गा भी लेता है, लेकिन मैं गा नहीं सकती। मैं तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बेसुरी। थोड़ा सा बुज़ार साहब की आवाज़ में कोई गाना सुना दें? जी नहीं। वो भोले से इंसान है, उनको रहने दें आप। नहीं, उनकी वैसे हाँ, कैसे बोलते थे? उन्हें बेचारियां दा छुटकारा हो गया, उन तुसी मेहरबानी नाल उन्हें दोबारा मुसीबत इतना पाओ ते बेहतर है। ये भी ऐसे डिमांड देखें, बुज़दार साहब की आवाज़ में गाना, वो भी गज़ल। नहीं, कोई सिंगर उनकी आवाज़ में? हजारों चाहते हैं ऐसी कि हर चाहत पे दम निकले। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमना सुहेल है और मेरा सवाल मैम जुगनू मोहसिन से है। आप पॉलिटिशियन हैं और आप बहुत से फ्लाई काम करती हैं, तो इन सबको एक साथ मैनेज आप कैसे कर लेती हैं? जब एक काम के लिए लगन हो तो उसके लिए वक्त बन जाता है, और मैं बड़ी लगन से काम करती हूँ। जब मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट करती हूँ, ख़वातीन के लिए मैंने अल्लाह की मेहरबानी से अपने गाँव में मौक़े पैदा किए जिसके साथ वो उनका रोज़गार चलता रहे बाइज़्ज़त तरीके से। और फिर मेरा कम्युनिटी वर्क, और मेरी सियासत भी एक कम्युनिटी वर्क ही है। वो सियासत इस तरह की नहीं है कि वो जमहूरी इक़दार, यस, ह्यूमन राइट्स, यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यस, बट साथ साथ लोगों की एम्पावरमेंट, उनको बाइख्तियार करना, वो सारा एक ही चीज़ है। तो मैं बड़े लगन से ये काम करती हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन फ़ातिमा है। मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आपका पॉलिटिक्स में काफ़ी रुझान है, तो मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? नौरीन, मैंने इसका मेरा ख्याल है जवाब पहले ही दे दिया है। बिल्कुल। कि मुझे मायूसी है, बहुत मायूसी है। देखें, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल। उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। यहाँ पर अयूब खान के दौर के बाद एक मुस्बत पॉपुलेशन प्रोग्राम चला ही नहीं, और उसकी 100 वजूहात हैं। लेकिन ये काम, ये फैसला तो रियासत को करना है कि जी हमने ये प्रोग्राम करना है और इसको पाई तकमील तक ले जाना है, और सियासतदानों को साथ लेना है। फिर अब देखें, जिस मुल्क में ग्रोथ रेट मनफी हो और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो 2.7, 2.9% या 3%, तो वहाँ पर क्या तरक्की होनी है और क्या खुशहाली होनी है। और दूसरी चीज़, ये जो माहौलियाती तबाही हो रही है हमारे मुल्क में, जो फ्लड्स आते हैं, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो वाटर टेबल रोज ड्रॉप होती है, हमारा पानी, वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री नाउ। एरिड हो गया है मुल्क, एरिड पहले था, बहुत एरिड हो गया है। और आप देखें कि जो 2 दरिया जो हिंदुस्तान की से हमें, जो इंडस वाटर ट्रीटीज़ की तरफ से 3 दरिया हमें मिले, 2 उनको मिले, अब आप देखें कि वो दरिया तो बिल्कुल ड्राई अप हो गए हैं, और जो हमारे रहते दरिया हैं उनके ऊपर भी वो डैम्स बना रहे हैं। तो ये मतलब क्या मैं कह सकती हूँ आपको, बहुत मायूसी है। इसीलिए तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही। अगर मुझे महसूस होता कि आवाम को कुछ देने के लिए है, मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ती। अगर मुझे महसूस होता कि पार्लियामान जो है उसके अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो बाइख्तियार हैं, तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ती। अगर मुझे महसूस होता कि मीडिया के बग़ैर मैं लोगों के काम करवा सकती हूँ और अपने सियासी समाजी असासे के बग़ैर हक पे लोगों का काम लेके दे सकती हूँ, तो मैं क्यों ना इलेक्शन लड़ती। ये मेरी मायूसी है जो मुझे इलेक्शन से दूर करके, और फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, जो अहल हैं, जो काम करने वाले हैं, लोगों के कम से कम बुनियादी हुकूक का तो ख्याल रखें, तो उनको फिर इंशाल्लाह मैं इलेक्शन में खड़ा कर रही हूँ। बहुत Jugu ji, thank you so much. It was lovely to have you over and listen to you, and best of luck to you for the upcoming elections and whatever happens after the elections as well. Best of luck to us as well. Best of luck to everyone. जी बिल्कुल. Thank you so much everyone. Thank you.